उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन। और सबसे पहले बात करेंगे, सीएम धामी नैनीताल के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक की है और बजट को लेकर सुझाव मांगे हैं। इस मौके पर वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी मौजूद रहे। सीएम धामी ने होटल, टूर ऑपरेटर और कई संगठनों के साथ भी चर्चा की है और बजट के लिए उनसे चर्चा की है। बताया यह जा रहा है कि अगर इनमें से कोई सुझाव बेहतर लगे तो उसे जन कल्याणकारी योजनाओं में शामिल किया जा सकता है। तो नैनीताल दौरे पर है सीएम पुष्कर सिंह धामी और इस दौरान एक अहम बैठक हुई। बैठक के दौरान कई मुद्दों को लेकर बातचीत की गई। आम बजट को लेकर सीएम का ये मंथन चला है, जहां पर होटल, टूर ऑपरेटर को लेकर भी चर्चा की गई है और ये भी कहा गया है कि अगर कोई सुझाव अच्छे लगते हैं तो उसे शामिल किया जाएगा और इसमें सुझाव भी मांगे गए हैं। तो बजट को लेकर इस बार जनप्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक हुई और बजट को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सुझाव भी मांगे हैं। कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है, जिसे आने वाले समय में उसे शामिल किया जाएगा आम बजट को लेकर। तो जनप्रतिनिधियों के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की है। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है और इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई। कल सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत के दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम धामी दोपहर 2:30 बजे चंपावत के तामली गांव में कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम धामी लोगों से मुलाकात करने के साथ ही चुनाव प्रचार भी करेंगे। आपको बता दें, सीएम धामी चंपावत उपचुनाव के लिए नामांकन करने के बाद पहली बार कल चंपावत जाएंगे और चुनाव प्रचार करेंगे। चंपावत बीजेपी का चुनाव प्रचार अपने चरम पर है और बीजेपी ने चंपावत में चुनाव प्रचार के लिए 5 मंडल में बांटा गया है, जिनके आपको बता दें कि जिसके लिए हर मंडल में 1 मंत्री और 1 विधायक को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके साथ ही सभी प्रदेश पदाधिकारी को 20 से 30 मई तक चंपावत में ही रहने के निर्देश पार्टी की तरफ से दिए गए हैं। और आपको ये भी बताते चले कि चंपावत उपचुनाव में बीजेपी कोई चूक नहीं चाहती है। और अब बात चारधाम यात्रा की करते हैं। चारधाम यात्रा में अभी तक रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं और अब तक 4,10,000 श्रद्धालुओं ने चारों धामों में दर्शन किए हैं। केदारनाथ धाम में अब तक करीब 1,52,000 श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन किए हैं। वहीं बद्रीनाथ धाम में 1,18,000 श्रद्धालु पहुंचे और भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए, जबकि गंगोत्री धाम पहुंचे अभी तक 84,800 भक्त पहुंचे हैं और मां गंगा का आशीर्वाद लिया है। इसके साथ ही यमुनोत्री धाम में 71,500 श्रद्धालुओं ने मां यमुना के दर्शन किए। तो बाबा केदार के भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और लगातार चारधाम यात्रा पर यात्रियों की भीड़ जो है वो लगातार देखी जा रही है। ये भी हम आपको बता रहे हैं कि 1,52,000 यात्री जो है वो केदारनाथ पहुंच चुके हैं, दर्शन कर चुके हैं। 1,18,000 भक्त जो है वो बद्रीनाथ पहुंच चुके हैं। 84,800 यात्री जो है वो गंगोत्री धाम पहुंच चुके हैं। वहीं 71,500 यात्री जो है वो यमुनोत्री धाम पहुंच चुके हैं। तो ये हम वो आपको चारधाम के रिकॉर्ड बता रहे हैं कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री में कितने यात्री अभी तक दर्शन कर चुके हैं। इस बार देखा जा रहा है कि जब 2 साल के बाद ये चारधाम यात्रा खुली है तो बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं बाबा केदार के दर्शन करने के लिए, बद्री विशाल के आशीर्वाद लेने के लिए, मां गंगा के आशीर्वाद लेने के लिए और मां यमुनोत्री के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु जो है वो पहुंच रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से श्रद्धालु की संख्या बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता किए गए हैं ताकि किसी भी यात्री को किसी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीर है जब श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जो है वो मंदिरों में नजर आ रही है, क्योंकि 2 साल के बाद, कोरोना काल के बाद चारधाम की यात्रा खोल दी गई है और किसी तरह का कोई बैरिकेड नहीं है और किसी तरह की कोई ऐसी दिक्कतें नहीं है जिसकी वजह से कोई यात्री ना जा पाए। हालांकि यात्रियों को कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो, इन 4 धामों पर उन बातों का प्रशासन की तरफ से खासतौर पर ध्यान रखा गया है। तो दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के धाम करने के लिए पहुंच रहे हैं और ये भी कह सकते हैं कि श्रद्धालु काफी समय से केदारनाथ आने के लिए अपने टिकट पहले ही बुक करा चुके हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो खास शो भी चलता है चलो केदार धाम, उसमें भी बताया गया है कि कैसे श्रद्धालु चारधाम की यात्रा कर सकते हैं, किस किस पड़ाव पे उन्हें रुकना होता है और किस किस पड़ाव से वो बाबा केदार के दर्शन कर सकते हैं।
और देखिए, यमुनोत्री गंगोत्री रूट पर हेल्थ स्क्रीनिंग की जा रही है। रूट पर 24 घंटे हेली एम्बुलेंस की सुविधा भी है। इमरजेंसी सेवा के लिए डॉक्टर्स की मौजूदगी है, जो कि बेहद जरूरी है। पैरामेडिकल स्टाफ को जिम्मेदारी दी गई है ताकि उन सारी चीजों पर ध्यान रखे। तबियत बिगड़ने पर यात्री से मनाही ना करें, यानी किसी यात्री की तबियत खराब है उसे तुरंत देखिए। मंदिरों में भीड़ पर नियंत्रण के लिए जवानों को तैनात किया गया है। आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवानों को भी तैनात किया गया है। सुरक्षा के लिहाज से जिला प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। 2 मंत्रियों को भी स्वास्थ्य सुरक्षा की जिम्मेदारी यहां पर दी गई है ताकि वो जाके देखें कि वहां पर व्यवस्था किस तरीके से की गई है, क्योंकि भक्तों की भारी भीड़ जो है वो चारों धामों में देखने को मिल रही है। इसीलिए 2 मंत्रियों को वहां पर भेजा गया है ताकि स्वास्थ्य सुरक्षा की जो जिम्मेदारी दी गई है उसको वो बखूबी निभा सके। साथ में ये भी पता चल सके कि किसी तरह की कोई खामियां, किसी तरह की कोई दिक्कतें तो नहीं आ रही हैं। जो 4 धाम यात्री है, मतलब 4 धाम यात्रा करने के लिए पहुंचे हैं, वो पूरी तरीके से ठीक हो और उन्हें कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो। आपकी 4 धाम यात्रा मंगलमय हो, बोलना आसान है, लेकिन ये दुर्गम मार्ग हर डगर, हर कदम कठिनाइयों से भरा है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर ऊंचे ऊंचे मंदिरों तक पहुंचने के लिए कुछ लोग हवाई मार्ग का सहारा लेते हैं और बड़ी आसानी से बाबा के दर्शन कर लेते हैं, लेकिन हजारों की भीड़ जो हेलीकॉप्टर का किराया नहीं दे पाती, या फिर कुछ ऐसे भी श्रद्धालु होते हैं जो आस्था भक्ति से पैदल मार्ग को चुनते हैं, उनके लिए बाबा का दीदार करना उतना आसान नहीं हो पाता। आप इस भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक दिन में हजारों भोले के भक्त कई किलोमीटर चलकर मंदिर तक पहुंचते हैं और घंटों लाइन में लगने के बाद जाकर बाबा को जल चढ़ा पाते हैं। ये बात हैरान करने वाली नहीं होनी चाहिए कि 4 धाम यात्रा पर जाने वाले सभी यात्री पूरी तरह स्वस्थ नहीं रहते हैं। कुछ फास्टिंग की वजह से तो कोई किसी बीमारी की वजह से ऊंची ऊंची पहाड़ियां नहीं चढ़ पाते और रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं जिससे 4 धाम यात्रियों की यात्रा को मंगलमय बनाया जा सके। स्वास्थ्य और सुरक्षा के मद्देनजर 4 धाम मार्ग पर हेली एम्बुलेंस की सुविधा दी जा रही है। इमरजेंसी सेवा के लिए डॉक्टर्स की मौजूदगी भी रहेगी। पैरामेडिकल स्टाफ की भी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। इतना ही नहीं, अगर किसी यात्री की तबीयत बिगड़ जाती है तो उसे यात्रा करने की मनाही है और तत्काल उसे अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। और इसकी देखरेख के लिए मुख्यमंत्री धामी ने 2 मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है। स्वास्थ्य के अलावा 4 धाम यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जगह जगह पुलिस और जवानों की तैनाती की गई है। मंदिरों में भीड़ पर नियंत्रण के लिए भी कई कदम उठाए गए हैं, जिससे भक्त आसानी से बाबा के दर्शन कर सके और उनकी यात्रा वाकई मंगलमय बन सके। केदारनाथ के धाम और अब बद्रीनाथ धाम में भी आईपी को लाइन में खड़े होकर, यानी वीआईपी को लाइन में खड़े होकर बद्री विशाल के दर्शन करने होंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने बढ़ती यात्रा को देखते हुए फैसला लिया है। 2 दिन पहले ही उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ धाम में वीआईपी दर्शनों को बंद करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि वीआईपी दर्शन होने की वजह से जो आम श्रद्धालु हैं वो काफी परेशान होते हैं, क्योंकि वीआईपी दर्शन की वजह से जो आम यात्री होते हैं, जो आम श्रद्धालु होते हैं, उन्हें कुछ देर के लिए रोक दिया जाता है। हालांकि सीएम धामी की तरफ से इस पर रोक लगा दी गई है। रुद्रप्रयाग में तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर 50 मीटर खाई में गिर गई है और इस हादसे में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिसका एसडीआरएफ की टीम ने सफल रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। घटना काकड़ागढ़ कुंड के पास की बताई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि सभी स्थानीय निवासी हैं। तो एसडीआरएफ ने 6 लोगों को बचाया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। घायलों का सफल रेस्क्यू किया गया, उस वक्त की तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। रुद्रप्रयाग में ये सड़क हादसा हुआ उस वक्त की ये तस्वीर है। हालांकि खाई में गिरी वाहन को, उसमें कई लोगों को, आपको बता दें कि 6 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड में गुड गवर्नेंस की तरफ कदम बढ़ा रही धामी सरकार ने आमजन के हित में एक बड़ी पहल की है। उत्तराखंड के सचिवालय में सोमवार को अब कोई बैठक नहीं होगी। इसके पीछे की वजह जनता के लिए अधिकारियों के मिलने का दिन तय किया गया है।
उत्तराखंड के दूर दराज के जिलों से लोग अपनी शिकायत और फरियाद लेकर देहरादून आते हैं, लेकिन सचिवालय में निचले लेवल के अधिकारी से लेकर बड़े अधिकारी उनकी बात सुनना पसंद नहीं करते। लेकिन आने वाले दिनों में अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आदेश ठीक से फॉलो हुआ तो शायद कुछ बदलाव नजर आए। सीएम धामी का फोकस गुड गवर्नेंस पर है। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और निर्देश जारी किए, जिसमें उन्होंने कहा कि सोमवार को शासन स्तर पर कोई भी मीटिंग नहीं होगी। सभी अधिकारी अपने दफ्तर में जन समस्या सुनेंगे। शासन स्तर की मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए भी समय तय कर दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश थे कि सचिवालय में एक दिन ऐसा होना चाहिए जब लोग अपने कार्यालय में उपलब्ध रहें और कोई भी जनता के लोग या जनप्रतिनिधि, कोई माननीय विधायक इत्यादि आते हैं अगर अपने काम से, तो अधिकारी उनको अपने कार्यालय में मिलें। तो अब ये तय हुआ है कि सप्ताह में एक दिन, सोमवार का दिन, कोई भी सरकारी मीटिंग नहीं होगी, सब लोग अपने अपने ऑफिस में उपलब्ध रहेंगे। मैम, इसको अश्योर करेंगे आप लोग? इसको अश्योर करेंगे। मुख्य सचिव का आदेश जारी हो चुका है, लेकिन सचिव इसे कितना मानेगा और ये व्यवस्था कब तक फॉलो करेंगे, ये तो वक्त बताएगा। टाइमिंग बिल्कुल 9:30 बजे अच्छा है, बहुत अच्छा मैसेज गया है, सब लोग टाइम से ऑफिस आ रहे हैं, बायोमेट्रिक हाजिरी भी सब। ये मॉनिटर होगा कि अगर नहीं आता कोई मंथ में? ये मॉनिटरिंग डेली हो रही है और जो 3 बार अगर कोई नहीं आएगा तो उसको नोटिस दिया जाएगा। उसके बाद अगर 5 दिन नहीं आएगा तो उसका 1 दिन का वो कट जाएगा। सचिव जनता की बात सुने और उनकी समस्या का हल निकाले, ये बात कई दफा कही जा चुकी है, लेकिन सचिव और डीएम लेवल के अफसर इस आदेश को नजरअंदाज करते रहते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने इस सिस्टम को फॉलो करवाने की बड़ी चुनौती होगी, ताकि जनता का काम आसान हो सके। आपको लगता है कि ये कदम प्रभावी कदम होगा पब्लिक? हाँ, बहुत अच्छा कदम है। देखिए, छोटे छोटे काम होते हैं जनता के, पब्लिक के, जो काम सामान्यतः 2 मिनट के काम होते हैं, लेकिन वो एक महीने कोई मिलता नहीं है, दिक्कत आती है। तो एक प्रैक्टिकल और एक अच्छी पहल सरकार की है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री, सभी मंत्रीगणों को। एक अच्छी पहल सरकार ने की है और इस पहल का रिजल्ट निश्चित रूप से अच्छा है। सचिवालय में बैठने वाले अफसर आम जनता की छोड़िए, कई बार विधायकों की बात तक नहीं सुनते। ऐसे में अगर मुख्य सचिव या मुख्यमंत्री का आदेश अपने अफसरों से मनवाने में कामयाब रहे तो जनता का काम आसान हो सकता है और सीएम धामी की गुड गवर्नेंस की नीति को अमली जामा पहनाया जा सकता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में अगर आप इस उम्मीद से जाएंगे कि आपको एक्सरे, अल्ट्रासाउंड की सुविधा आसानी से मिलेगी तो आप निराश होकर ही लौटेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को सरकारी अस्पतालों के लिए रेडियोलॉजिस्ट ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। उत्तराखंड में पहले तो सभी सरकारी अस्पतालों में अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है, ऊपर से जहां है भी वहां स्टाफ नहीं है। रेडियोलॉजिस्ट के 40 पद स्वीकृत हैं, मगर स्वास्थ्य विभाग के पास मात्र 24 ही रेडियोलॉजिस्ट उपलब्ध हैं। देहरादून के ही दून मेडिकल कॉलेज के हालात ये हैं कि यहाँ हफ्ते में 2 दिन सोमवार और गुरुवार को मसूरी से डॉक्टर को बुलाया जाता है ताकि मरीजों के लोड को कम किया जा सके। सीएमएस खुद कहते हैं कि काम चलाऊ स्थिति में सब चल रहा है। देखिए, हम तो काम चलाओ व्यवस्था कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे मेडिकल कॉलेज में अभी रेडियोलॉजी की फैकल्टी की बहुत कमी है, पूरे स्टेट में कमी है और हमारे दून में तो क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा वर्कलोड है और हर तरह के मरीज आते हैं जिनको एक्सरे की ज़रूरत है, एमआरआई की ज़रूरत है, सीटी स्कैन की ज़रूरत है। वहीं एक्सपर्ट मानते हैं कि देश भर में रेडियोलॉजिस्ट की भारी डिमांड है। सरकारी अस्पतालों में यंग से लेकर सीनियर रेडियोलॉजिस्ट इसीलिए भी नहीं सेवा देना चाहते क्योंकि सैलरी एक बड़ा मुद्दा है। प्राइवेट में किसी भी रेडियोलॉजिस्ट को जो सैलरी पैकेज मिलता है उसका 1/3 भी सरकार नहीं देती। सैलरी का डिफरेंस तो ही है, प्राइवेट में गवर्नमेंट से ज़्यादा ही उनको पैकेज मिलता है। एक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो मेडिकल कॉलेज में या गवर्नमेंट सेक्टर में जो रेडियोलॉजिस्ट होता है उसको सिर्फ गवर्नमेंट में ही जो है रेडियोलॉजी का काम करने की परमिशन होती है। बड़ी मुश्किल से तो सरकारी अस्पतालों में मशीनों से लेकर बाकी संसाधन मिल पाए हैं, लेकिन वो सब जब राजधानी में बेमानी साबित हो रहे हैं तो दूसरे इलाकों का हाल भगवान भरोसे है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उलनियाल की रिपोर्ट। अरबों की संपत्ति बनाने वाले जेल में बंद गैंगस्टर यशपाल तोमर मामले में अब एसटीएफ को तोमर का साथ देने वाले लोगों की तलाश है।
उत्तराखंड एसटीएफ शीतल रेशमा और किरण नाम की उन युवती की तलाश है जो गैंगस्टर यशपाल तोमर के इशारे पर हनी ट्रैप में लोगों को फंसाती थी और फिर फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर गैंगस्टर यशपाल तोमर उनकी संपत्ति पर कब्जा कर लेता था। इन युवतियों ने पीड़िता बनकर उत्तराखंड, यूपी और राजस्थान में करीब 1 दर्जन से ज्यादा रेप के मुकदमे दर्ज करवाए हैं। साथ ही साथ हमारी इन्वेस्टिगेशन जो एसटीएफ में चल रही है उसमें भी अभी गैंग के अन्य सदस्य जो इसमें आए हैं जो किसी न किसी परोक्ष रूप से पीछे से मदद करते थे, चाहे वो कभी कहीं पीड़ित बन के, कहीं वादी बन के, कहीं प्रतिवादी बन के गैंग को मदद करते थे। और कुछ महिलाओं के नाम भी आए थे जो ऐसे एफआईआर जिनके द्वारा लिखाई जा रही थी। तो उन पर अब प्रभावी कार्रवाई के लिए गैंग के सदस्यों पर भी जल्दी ही हमारी टीम इस पर लगी है और जो इस पर जो सप्लीमेंट्री गैंग चार्ट जो इसे कहते हैं जिसमें अन्य अभियुक्त जो इसमें शामिल है उनके विरुद्ध भी हम कार्रवाई के लिए शीघ्र इसमें प्रोसेस कर दिया है। सर, विकासनगर में अवैध खनन के खिलाफ एसडीएम चलाया है छापेमारी अभियान और देर रात से सुबह तक चले छापेमारी अभियान से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा रहा और इस दौरान हिमाचल से आ रहे खनन वाहनों में ओवरलोड के साथ अवैध खनन पाया गया है। अभियान के दौरान 8 वाहनों को भी सीज किया गया है। आपको बताते चले कि प्रतिबंध के बावजूद भी खनन माफिया अधिकारियों से मिली भगत कर हिमाचल से अवैध खनन राज्य में ला रहे हैं। अभी हम जो हमारा कुल्हाल बॉर्डर है, कोंटा साइड वाला बॉर्डर है, वहाँ से अदर स्टेट से हमारे यहाँ गाड़ियाँ आती हैं खाना की। तो अभी रात में हम उनकी चेकिंग कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ जो मटेरियल बैन है, जो हमारी नई नीति है, हमारे गवर्नमेंट ने जो नई नीति के तहत जो मटेरियल बैन किया गया है उसके भी चेकिंग कर रही है कि किसी अदर स्टेट से वो यहाँ पर आने ना पाए। अल्मोड़ा नगर पालिका की वित्तीय हालात खस्ता हाल है। कर्मचारियों को वेतन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए पालिका के पास पैसे नहीं है। अल्मोड़ा नगर पालिका को पंचम राज्य वित्तीय आयोग की संस्तुति के बाद भी वेतन और पेंशन के लिए पैसा नहीं है। पालिका अध्यक्ष ने कहा है कि सरकार पालिका को मदद करे जिससे वेतन और पेंशन समय से दिए जा सके। ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पर कम से कम वेतन और पेंशन के लिए पर्याप्त राशि मिलनी चाहिए, लेकिन वो जो मानक हैं राज्य वित्त आयोग के उनके कारण ये नहीं हो पा रहा है। और देहरादून से खबर मिल रही है, चारधाम में स्वास्थ्य कारणों से 31 तीर्थ यात्रियों की मौत पर बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स ने अटपटा बयान दिया है। भाजपा प्रवक्ता का कहना है कि जिन लोगों की मौत हुई है उनको पोस्ट कोविड समेत कोई ना कोई दिक्कत जरूर रही होगी, लेकिन फिर भी कई तीर्थ यात्री मोक्ष पाने के इच्छा से चले आते हैं। तो बीजेपी प्रवक्ता का ये बयान लोगों को वो पोस्ट कोविड से कहीं ना कहीं ग्रसित थे, जिन लोगों को सांस की दिक्कत थी, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम थी, जो लोग हाई बीपी के शिकार थे, उन लोगों को दिक्कत आती है। पहाड़ में ये पहाड़ है और पहाड़ में जब आप चढ़ते हैं जहाँ ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, मना करने के बावजूद, क्योंकि आस्था चरम पे रहती है, बाबा बद्री बाबा केदार से लोग मांगना चाहते हैं और वो इधर उधर की बातें बता के कि नहीं मैं स्वस्थ हूँ, वो अंदर आ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस रास्ते में हम चले भी गए तो हमारा ये सौभाग्य है। उस सोच के साथ, उस विचार के साथ लोग आते हैं। और आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।